Hello my dear students, welcome back on the channel Eco and VST with Anurag. Students, today we will study remaining 5 principles of management given by Fayol, and in the next video we will study remaining 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल। बेसिकली हमने जो फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 वीडियोस में हमने इनको डिवाइड किया है। पहली वीडियो में जो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूं उस वीडियो में 5 प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए थे। नेक्स्ट अब 5 अब कर रहे हैं हम यहां पर, और नेक्स्ट जो 4 प्रिंसिपल्स हमारे रिमेनिंग हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फेयोल ने ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सुपरसीड ना करें जनरल इंटरेस्ट से। मतलब क्या कि उनके लिए जनरल इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए, सुपरसीड करना चाहिए, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे होना चाहिए। अगर मैं किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय हूं तो मैं खुद का बेनिफिट यहां पर पहले ना देखूं, मैं ये देखूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरल इंटरेस्ट जो होगा, जो कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो पहले होने चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बाद में होने चाहिए। तो फेयोल ने यही इंसिस्ट किया यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। बात समझ में आई क्या? कि मुझे अब देखिए, इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिलेटिव है, जैसे कंपनी के लिए एक कंपनी एक बिल्डिंग और बना रही है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो चाहिए। सपोज दैट मेरा एक रिलेटिव है और उसकी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है या शॉप, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरे को ये अथॉरिटी दे दी गई कि साहब आप जो है इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को अरेंज करें। तो अब यहां पर मैं अपना इंटरेस्ट ना देखूं, मैं ये देखूं कि मार्केट में जहां पर क्वालिटेटिव जो रॉ मटेरियल है और कम पैसे पे मिल रहा है, मैं वहां से खरीदूं, ना कि मैं अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाऊं या अपना कुछ बेनिफिट कर लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको ऊपर रखना है, ना कि अपने ऑब्जेक्टिव को। तो इसीलिए फेयोल ने कहा कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को डाउन रखता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ऊपर रखता है, देन वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगी। जो भी लॉन्ग रन सर्वाइवल होगा, वहां पर प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। अब देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हमें मिलते हैं? सबसे पहला अचीवमेंट ऑफ गोल। व्हाटएवर द गोल वी हैव डिसाइडेड, वी विल अचीव आवर गोल इफ वी आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो जाएंगे। सपोज दैट कि प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, ऑब्जेक्टिव उसका फुलफिल हो रहा है, प्रॉफिट, लॉन्ग रन सर्वाइवल, ग्रोथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी परफॉर्मेंस भी तो इंप्रूव हो रही होगी। उसमें हमारे लिए भी तो कंपनी बोनस हुआ, डिस्काउंट हुआ, अदर बेनिफिट्स हैं, सैलरी है, इंक्रीमेंट है, ये कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएंगे। तो देयर मे बी अ कोऑर्डिनेशन, देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफ वी फॉलो दिस प्रिंसिपल। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा यहां पर अचीव नहीं होगा और एम्प्लॉय विल सफर इन लॉन्ग रन। और जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा अचीव नहीं होगा तो ना तो इंक्रीमेंट लगेगा, ना ही कोई बोनस मिलेगा लॉन्ग रन में, और कहीं ना कहीं पूरा जो है टाइम जो है एम्प्लॉय सफर करता रहेगा। तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को डाउन रखना है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ऊपर रखना है, सो दैट वी विल गेट दीज बेनिफिट्स। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। अब देखिए, पर्सन्स का मतलब यहां पर है एम्प्लॉइज, पर्सनल वगैरह, इन सब से। तो किसी भी एम्प्लॉई के लिए फेयोल ने कहा कि
जो भी एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज के लिए फेयर और एडिक्वेट वेज कंपनी को प्रोवाइड कराना चाहिए सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर वो मैक्सिमम नहीं सेटिस्फाई होंगे देन वो डबल एंथुसियाज्म के साथ में काम करेंगे, डिवोशन के साथ में काम करेंगे, कमिटमेंट के साथ में काम करेंगे। तो फेयोल ने यही कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको फेयर और एडिक्वेट जो भी सैलरी है, वेजेस हैं, वो उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब अगर ये पॉजिटिव इसको हम फॉलो करते हैं देन पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या होंगे, बेनिफिट्स जो होंगे, एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो जाएगा और डिवोशन और कमिटमेंट के साथ में, डिवोशन और कमिटमेंट के साथ में क्या होगा, वो काम करेगा, डिवोटेड होकर काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, लगन से काम करेगा। ठीक है, तो हमें एम्प्लॉइज को प्रॉपरली और फेयरली एडिक्वेटली उनको पे करना चाहिए। दूसरा है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, एक साल के अंदर जितने भी एम्प्लॉय आए और गए उसको हम लेबर टर्नओवर कहते हैं। तो अगर एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय को जो रेम्यूनरेशन है, जो उनकी सैलरी है, पर्क्स है, पैकेजेस है, व्हाटएवर, ये सब अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा तो एम्प्लॉय वहां नहीं रुकेगा और टर्नओवर रेट क्या हो जाएगा एम्प्लॉय का, वो वहां पर हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा है, अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन भी अराइज हो जाएगा एम्प्लॉइज के अंदर। एम्प्लॉइज विल बी हाईली डिससेटिस्फाइड, जो भी उनको सैलरी वगैरह जो रेम्यूनरेशन उनको मिल रहा है उससे वो हाईली डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो फेयोल ने यही कहा यहां पर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयर और एडिक्वेट वेजेस एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किए जाने चाहिए। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो हमारे पास जो है वो टॉप लेवल पर या किसी भी कुछ फ्यू हैंड्स में और टॉप लेवल पर रहती है। मतलब क्या हुआ, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो टॉप लेवल से ही लिए जाएंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी इन द वेरियस लेवल्स या ऑल द लेवल्स। हम यहां पर सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी भी कह सकते हैं। जो भी हमारे लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना इवनली हम जो है लोअर लेवल्स के लिए। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फेयोल ने यह कहा कि ना तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दोनों का मिक्सअप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, बेनिफिट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन भी मिलेगा और डिसेंट्रलाइजेशन भी मिलेगा। जो बेनिफिट हमें सेंट्रलाइजेशन से मिलने होते हैं वो हमें सेंट्रलाइजेशन के मिलेंगे और जो बेनिफिट डिसेंट्रलाइजेशन से मिलते हैं वो भी हमें यहां मिलेंगे। तो हमें दोनों के बेनिफिट हमें यहां मिलेंगे, तो हम इसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। दूसरा है फास्ट डिसीजन ले लिए जाएंगे। यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में उनको अथॉरिटी दे दी जाती है कि साहब आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लीजिए, बट दैट डिसीजन शुड नॉट बी वायलेट द पॉलिसीज एंड जो भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंपनी का वो वायलेट नहीं करना चाहिए। तो फास्ट डिसीजन यहां पर अराइज होंगे। अब अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं कि या तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं या फिर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होगा, कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजंस। डिसीजंस जो होंगे वो डिले होंगे। सपोज दैट जो मिडिल मैनेजमेंट वाले होंगे, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले होंगे, वो वेट करते रहेंगे कि साहब कब टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले और तब जाकर हम उसको इंप्लीमेंट करें और उसको जो भी पॉलिसीज बनाई हैं उनको फॉलो करें।
तो हमेशा सेंट्रलाइजेशन जो होगा वो डिले लेकर आएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो डिले होंगे वहां पर। अगर हम इसको कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर दें तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी यहां पर अराइज हो जाएगा। मैंने अपनी सपोज दैट आई एम एट अ टॉप लेवल मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूं मैं, और मैंने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंप्लीटली, मैंने अब कुछ नहीं देखना है। देन वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ओवरऑल यहां पर अगर मैं कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन कर देता हूं तो यहां पर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फियोल ने हमेशा ये कहा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन रखिए और ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन रखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा होना चाहिए, सो दैट वी विल गेट बेनिफिट ऑफ बोथ द जो हमारे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन उनका। अब अगला हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहां कोई कमांड देना नहीं है, कोई आपको कोई भी बॉस जो है किसी और को ऑर्डर दे रहा हो कि ना भाई ये नहीं करना, तुझे ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि there should be some orderly arrangement of man and material। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, एक उनका ऑर्डर होना चाहिए। जैसे हम किसी एक जनरल स्टोर में जाते हैं या किसी भी एक आपका कन्फेक्शनरी उसमें जाते हैं तो वहां पर अलग अलग उनके सेक्शंस बना दिए जाते हैं कि साहब कॉस्मेटिक डिवीजन इधर होगा, या फिर जो भी हमारा आपका जो भी जनरल स्टोर है उसमें डिफरेंट चीजें हमारी मिलती हैं। हर किसी सेक्शन का, जैसे साबुन है तो एक तरफ सारे साबुन लगे हुए होंगे, एक तरफ सर्फ लगा हुआ होगा, एक तरफ दाल वगैरह लगी हुई होंगी, एक तरफ चावल लगे। तो ये सारी चीजें क्या है, एक ऑर्डर है जिससे कभी भी हमें कोई भी चीज जरूरत होगी तो वो जो शॉपकीपर होगा वो अपने किसी भी जो हेल्पर होगा उसको भेजेगा, साहब ये भाई ये सामान निकाल के लाओ, वो वहीं पर जाकर उसको सामान को लेकर आएगा और उसको वहीं पर रख कर आएगा। तो उससे क्या होगा, उससे एक तो डिले नहीं होगा, फास्ट काम होगा और एक सिस्टमैटिक वर्किंग होगी। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं, जो मटेरियल है, जो लोग हैं जिनका जहां पर प्लेस है पर्टिकुलर, वो उनका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, सो दैट हमारे को कोई भी वेस्टेज जो हमारी है रिसोर्सेज की या मटेरियल की वो ना हो। सपोज दैट एक मैनेजर है, उनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कहां पर बैठना, उनको कहां उनका एग्जैक्ट प्लेस नहीं उन्हें पता या उनको डिसाइड नहीं किया गया। अब उनके अंडर में जितने एम्प्लॉइज होंगे वो उनको कहां ढूंढते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, राइट टाइम पर वो नहीं मिले तो क्या होगा, हमारे लिए वेस्टेज है उनका। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है देयर शुड बी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल, जिससे क्या होगा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा और स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगी, कहीं पर भी हमें कोई भी डिले नहीं होगा, हम स्मूथली और सिस्टमैटिकली हमारे जो काम होगा हम उसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, हम कोई भी सामान, कोई भी पर्सन का प्लेस है वो प्रॉपर नहीं है, फिक्स नहीं है, तो देयर विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, हमारी एनर्जी भी जाएगी और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और एक और चीज, नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट पीपल एट द राइट टाइम, जिस पर्टिकुलर पर्सन से हमें बात करनी है, सपोज दैट इस टाइम पर मुझे मैनेजर से कोई परमिशन लेनी है और मैनेजर का कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कहां मैं ढूंढूंगा उनको, और जब तक मैं उनको ढूंढ पाऊंगा तब तक वो जो डिसीजन इस टाइम पर लेना था, मुझे जो परमिशन इस टाइम पर लेनी थी, वो टाइम निकल जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा, फियोल ने कहा कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करें, सो दैट हमारा स्मूथ फंक्शनिंग होगा और कोई भी टाइम एंड एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होगी। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब देखिए इस प्रिंसिपल में उन्होंने क्या कहा कि जो स्केलर चेन, पहले समझ लेते क्या होती है। स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी। सपोज दैट एक कोई चेन है, ए वांट टू कम्युनिकेट, ए जो है वो ऑर्डर दे सकता है बी और ई को, बी सी को देगा, सी डी को देगा, ई एफ को देगा एंड ई एफ जी को देगा, ना कि ई
सी को ऑर्डर दे सकता। तो देयर इज अ कंप्लीटली एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। तो फेयोल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रिक्ट हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्केलर चेन होना चाहिए, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से हमारा फॉलो होना चाहिए। तो फेयोल इंसिस्टेड दैट देयर मस्ट बी स्ट्रिक्टली स्केलर चेन फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके अलावा अब सपोज दैट डी को कोई परमिशन लेनी है, तो डी सी से पूछेगा, सी बी से पूछेगा और बी ए से पूछेगा। ए क्या करेगा, बी को परमिशन देगा, बी सी को देगा, एंड देन फाइनली सी डी को परमिशन देगा, तब जाकर ये काम जो भी परमिशन जिस पर्टिकुलर वर्क के रिगार्डिंग उसने मांगी थी वो कर पाएगा। तो इस यहां पर इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, हम अभी स्टडी करेंगे। इसके अलावा फेयोल ने कहा कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमें जो है उस लेवल पे हमें करनी है, तो उसके लिए फेयोल ने एक शॉर्टकट अपनाया। दिस इज शॉर्टकट, दैट इज गैंगप्लैंक, जिसको हम गैंगप्लैंक कहते हैं। गैंगप्लैंक का मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पे जो एम्प्लॉई है, सेम लेवल पर जो दूसरी लाइन ऑफ अथॉरिटी में एम्प्लॉई होगा उससे वो कम्युनिकेट कर सकता है एट अ पर्टिकुलर इमरजेंसी, ठीक है, नॉट रेगुलर वे में। तो इस पर्टिकुलर जो शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को उन्होंने बोला गैंगप्लैंक। अब देखिए और डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या है। गैंगप्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। सपोज दैट अगर ये स्केलर चेन फॉलो करते तो डी बी से पूछता, बी ए से कहता पूछता, और ए फिर सी को कहता और सी फिर ई को बोलता, तब जाकर कम्युनिकेट होता यहां पर। तो इस पूरे उसको इमरजेंसी में अगर हमें इंस्टेंट कोई भी मैसेज देना है तो हम इस पूरी लाइन ऑफ अथॉरिटी को स्किप कर सकते हैं, और जब स्किप कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं हम गैंगप्लैंक। अब अगर हम इस स्केलर चेन वाले प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द पॉजिटिव इंपैक्ट, एंड नहीं कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द नेगेटिव इंपैक्ट। अब पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करते हैं, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पर होगा, कोई भी यहां पर हम बाईपास नहीं करेंगे अथॉरिटी को, प्रॉपर फॉलो होगा। सपोज दैट डी वांट टू कम्युनिकेट विद सी या डी वांट टू कम्युनिकेट विद ए, देन डी विल कम्युनिकेट अर्लियर सी and then C will communicate B and finally B will send the information or communicate to A। इस तरीके से मैसेज हमारा पास होगा। तो there will be क्या, systematic flow of information if we follow the प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहां पर कोई भी कम्युनिकेशन गैप अराइज नहीं होगा, कोई भी अथॉरिटी को बाईपास हम नहीं करेंगे। तो जब अथॉरिटी बाईपास नहीं होगी देन देयर विल नॉट बी एनी कम्युनिकेशन गैप अराइज। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ स्केलर चेन। कम्युनिकेशन गैप अराइज हो जाएगा एंड कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में। किसी को हो सकता है जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, वहां पर क्लैरिटी नहीं होगी, लोग अपनी बातों से स्किप करेंगे, अपने जो भी उन्होंने वर्क किया है अगर वो गलत किया है तो वहां पर वो क्या करेंगे, अपनी एस्केप करते जाएंगे अपने आप को। तो देयर विल नॉट बी एनी क्लैरिटी between the authority and responsibility relationship if we are not following the principle of scalar chain। तो principle of scalar chain जो है यहां पर इसके थ्रू फेयोल ने यही कहा कि स्ट्रिक्टली स्केलर चेन को फॉलो करना चाहिए। शॉर्टकट भी दिया एक, इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसको हम शॉर्टकट को क्या बोलते हैं, गैंगप्लैंक बोलते हैं। तो अब हमने ये 5 प्रिंसिपल्स और पढ़ लिए, 5 हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, 5 ये पढ़ लिए। नेक्स्ट 4 जो रिमेनिंग है वो हम, पहले मैंने आपको 9 प्रिंसिपल की कहा था कि मैं इस वीडियो में 9 कराऊंगा, बट कवर नहीं करा पा रहा मैं यहां पर। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 प्रिंसिपल्स को और स्टडी करेंगे एंड आई होप कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 4 रिमेनिंग प्रिंसिपल्स के साथ में। थैंक यू।